हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 9th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने संयोजी ऊतक वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने संयोजी ऊतक आपको अच्छे से समझाया था। संयोजी ऊतक हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने तरल संयोजी ऊतक वाला प्रकार पढ़ लिया था, जिसमें हमने रक्त को पढ़ा था, और कंकाली ऊतक पढ़ लिया था जिसमें हमने अस्थि और उपास्थि को पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है गर्तिकामय। ये संयोजी ऊतक के क्या है, पार्ट हैं, इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्टों में, वो भाग हम पढ़ रहे हैं। तो तंत्रिकामय ऊतक, गर्तिकामय ऊतक क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो गर्तिकामय ऊतक में दो प्रकार के भागों को रखा गया है, कंडरा और स्नायु। तो स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं और कंडरा को टेंडन बोलते हैं। तो जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है उसको स्नायु या लिगामेंट बोलते हैं। देखो ये लिखा है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। यह ऊतक कैसा होता है, जो स्नायु होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ये कम लचीला होता है और इसमें कम अधात्री या मैट्रिक्स पाया जाता है। इसमें ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं पाया जाता, पर ये कैसा होता है, लचीला होता है। तो लिगामेंट या स्नायु के बारे में आप क्या लिखेंगे, ये दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। जबकि टेंडन या कंडरा का काम क्या है, ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। वो अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा, ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। मांसपेशियाँ होती हैं हमारी, उनसे जोड़ने का काम करता है। और कंडराएं मजबूत एवं सीमित लचीली होती हैं, ज़्यादा लचीली ये नहीं होती, कम लचीली होती हैं, रेशेदार ऊतक की बनी होती हैं। तो आपको कंडरा और स्नायु में अंतर पता है, दो चीज़ें हैं, दो याद रखना है बस। आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, स्नायु या लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, जबकि कंडरा या टेंडन अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। स्नायु अधिक लचीले होते हैं और कम अधात्री में पाए जाते हैं, जबकि कंडराएं या टेंडन मजबूत होते हैं और सीमित लचीले होते हैं, रेशेदार ऊतक के बने होते हैं। ये हो गया हमारा गर्तिकामय ऊतक। इसके बाद 4th नंबर का ऊतक था हमारा वसामय। 4th नंबर क्या था हमारा, 4th नंबर का जो ऊतक था वो था हमारा वसामय। वसामय ऊतक, वसामय में हमें दो पढ़ने थे, एक एरियोलर और एक एडिपोज। एडिपोज ऊतक को हम वसा ऊतक भी बोलते हैं, वसा ऊतक। तो एरियोलर क्या होता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों तथा अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों और त्वचा के बीच में पाया जाता है। और जबकि वसामय ऊतक क्या होता है, त्वचा के नीचे पाया जाता है। तो ये जो होता है ऊतक, वो क्या करता है, अंगों के भीतर खाली स्थान को भरने का कार्य करता है। इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है एरियोलर का, तो आपको याद रखना है, ये अंगों के भीतर खाली स्थानों को भरने का काम करता है। और जो एडिपोज ऊतक होता है वो आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, इसको वसा ऊतक भी बोलते हैं। सेल में वसा की गोलियाँ होती हैं। एडिपोज में क्या होता है, सेल में वसा की गोलियाँ होती हैं। एडिपोज में वसा ऊतक के बारे में लिखना है। ये ऊष्मीय कुचालक होता है, क्योंकि ये बसा रहता है तो ये क्या है, सर्दी को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको ऊष्मीय कुचालक के नाम से भी जानते हैं, या ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। तो इसमें एरियोलर में आपको क्या करना है, ये अंगों के भीतर खाली स्थान को भरने का काम करता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। 3 काम इसके याद रखना है आपको, ऊतकों की मरम्मत, खाली स्थान को भरने का काम और आंतरिक अंगों की सहायता। पाया कहाँ जाता है, ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर और नसों और अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। ठीक है, एरियोलर ऊतक। अब एडिपोज कहाँ पाया जाता है, ये एक सबसे पहला पॉइंट है, वसामय ऊतक है। दूसरा है इसका पॉइंट आप लिखेंगे, त्वचा के नीचे पाया जाता है, आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। सेल में वसा की गोलिकाएं होती हैं जो सर्दी से बचाती हैं। सेल में क्या पाई जाती हैं, इसकी वसा की गोलिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, सर्दियों से हमें बचाती है। इसी सर्दी से ये बचाती है, इसलिए इसको ऊष्मीय कुचालक भी कहते हैं एडिपोज को। इसके बाद हम देखेंगे आपका पेशीय ऊतक। 3rd पढ़ना था हमें पेशीय, और एक और रह जाएगा इसका तंत्रिका ऊतक, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। पेशीय ऊतक क्या होते हैं ये देखते हैं अब हम। पेशीय ऊतक, ये वाला ऊतक पढ़ेंगे अब हम 4th नंबर का।
पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक क्या होते हैं? पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। यह गति संबंधी होता है। अब पेशीय ऊतक किससे संबंधित है? मेन रूप से आपको ये याद रखना है, गति से। हम गति करते हैं, हम चलते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? सारा काम पेशियों के द्वारा। तो पेशीय ऊतक मूवमेंट या गति से संबंधित होता है। तो आपको ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है आपने क्वेश्चन आंसर्स में कि ये गति से संबंधित होता है। ये विशेष प्रोटीन का बना होता है जिससे संकुचन व प्रसार कर सकते हैं। क्या होता है? ये विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इससे बना होता है जिससे ये संकुचन भी कर सकते हैं और संकुचित यानी सिकुड़ भी सकते हैं और प्रसार भी कर सकते हैं, फैल भी सकते हैं। ये ऐच्छिक पेशियाँ को कंकाल पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ हैं और इनको हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। अब पेशियों को भी 3 भागों में बांटा गया है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी। देखो ये दिए हैं, पेशियों को भी 3 भागों में बांटा गया, ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी। तो जो रेखित पेशियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? इसमें डायग्राम दिया है क्या? ये दिया है, देखो ए और बी। रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। रेखित पेशी, चिकनी पेशी को अरेखित पेशी कहते हैं और ये क्या है? ये कार्डियक या हृदयक पेशी। तो ए नंबर क्या दिया है हमारा? इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। रेखित पेशी ये कैसी होती है? हल्के या गहरे धारी वाली होती हैं। ये हल्की या गहरी, या रफ डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं आप इसका। हल्की या गहरी धारी वाली होती हैं ये लंबी और बेलनाकार होती हैं। तो हम तीनों को लिख लेंगे, फिर इसमें डिफरेंस देखेंगे। देखो रेखित, अरेखित और कार्डियक, तीनों को हम साथ में पढ़ते हैं। ये कैसी होती हैं? हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती हैं और लंबी एवं बेलनाकार होती हैं। शाखा रहित, इसमें कोई शाखा नहीं पाई जाती, शाखा रहित होती है ये रेखित पेशियाँ। और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, गति में रेखित पेशियाँ क्या करती हैं? मदद करती हैं। ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं। ये कैसी हैं? ऐच्छिक पेशियाँ हैं, ऐच्छिक। और कंकाल पेशी या हड्डी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये इतने पॉइंट याद रखने हैं। हल्की या गहरे रंग की होती हैं, लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित होती है। इसमें कोई शाखा नहीं निकलती, अभी डायग्राम बना के दिखाया था। अब जबकि जो अरेखित पेशियाँ होती हैं, ये कोशिकाएं लंबी तर्करूपी होती हैं। ये कैसी बनी होती हैं? थोड़ी इस तरीके से ये बनी होती हैं, तर्करूपी होती हैं। ये ऐसे बनी होती हैं, कुछ तर्करूपी या स्पिंडल शेप की होती हैं। और ये रेखीय पेशी कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय होती हैं। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी एक केंद्रक पाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? देखो आहार नाल, रक्त नलिका संकुचनशील होती है। अनैच्छिक पेशी है ये ऐच्छिक पेशी है। अरेखित पेशी कैसी? अनैच्छिक पेशी है और ये पलक, आँख, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों में, श्वास नली में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये किस प्रकार की पेशियाँ हैं? केंद्रक किस प्रकार का है और साइज कैसा है इसका? ये 4 पॉइंट आपको हर तीनों में याद करने हैं। कार्डियक पेशी को हृदय पेशी भी कहते हैं। ये बेलनाकार शाखित होती हैं। देखो पहली जो मैंने रेखित पेशी पढ़ाई है आपको, वो बेलनाकार तो होती है पर शाखा रहित होती है, कोई शाखा नहीं निकली रहती। ये बेलनाकार के साथ साथ शाखित भी होती है। ये एक केंद्रक, इसमें भी एक केंद्रक पाया जाता है। रेखित पेशी में बहुकेंद्रक होता है, अरेखित में एक केंद्रक होता है और कार्डियक में भी एक केंद्रक होता है। ये हृदय का संकुचन व प्रसार को नियंत्रित करती है। और अनैच्छिक पेशी है, ये पहली वाली ऐच्छिक है, बाकी दोनों अनैच्छिक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों डिफरेंस याद करने हैं। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट ऊतक है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तंत्रिका ऊतक को से जब भी नाम आता है तो हम इसमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है? तंत्रिका ऊतक से। जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बना है? तंत्रिका ऊतक से। और तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या होता है? देखो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही न्यूरॉन कहते हैं।
जो तंत्रिका तंत्र की रचना करता है और क्रियाएं करवाता है उसमें, वो क्या है यूनिट, न्यूरॉन कहलाती है। तो न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन क्या होता है, देखो ये 1 मीटर तक लंबी रचना होती है। यह सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। देखो ये है आपका न्यूरॉन का डायग्राम। इसमें इतने भाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन, और ये इतना भाग क्या कहलाता है, ये सारा जो दिख रहा है ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट। ठीक है, कोई भी सूचना यहाँ से आती है, यहाँ जाएगी, और इसमें से इसमें से एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंड में जाएगी, और यहाँ पर क्या होता है, दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है इसी तरीके का डायग्राम। फिर वो इसमें जाती है, फिर से वही एक्सॉन में जाएगी, और फिर डेंड्राइट एंड में जाएगी, एक्सॉन एंड में, और फिर यहाँ पर तीसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा। इस तरीके से सूचनाएं एक भाग से दूसरे भाग में संचरित होती रहती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं। इनकी कोशिकाएं बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं, मतलब सूचनाओं का प्रसार जल्दी जल्दी करती हैं। यह मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की जो तंत्रिका है वो किससे बनी होती है, तंत्रिका तंत्र से, तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। और तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, न्यूरॉन का। तो ये हो गया हमारा सिंपल। न्यूरॉन काम कैसे करता है, सूचनाएं डेंड्राइट्स के पास जाती हैं, डेंड्राइट के पास से सूचनाएं जाती हैं एक्सॉन में, जो मैंने अभी इतना भाग बताया आपको, ये एक्सॉन है, यहाँ से एक्सॉन एंड बोलते हैं इसको, इसमें चली जाती हैं। इस तरीके से ये सर्कल घूमता रहता है सूचनाओं का, और सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो हमें क्या करना है, ये अच्छे से याद करना है, और ये डायग्राम को भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कैसे बनेगा। ये 10th क्लास में भी है आपके, तो आपको हेल्प मिलेगी 10th क्लास में। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और ऊतक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए मैंने टोटल 4 वीडियो अपलोड करे हैं। आपको अगर शुरू से देखना है तो इसके पहले की 3 वीडियो देखिए, आपको ये चैप्टर पूरा